Now today we will deal with section 5 of the Indian Evidence Act. Now this section enunciates a principle that evidence can only be given for existence and non-existence of only fact in issue and relevant facts. What are relevant facts? Relevant facts are those facts which are given from section 6 to 55. अब सेक्शन 5 भी उसी चैप्टर में फॉल करता है, पर सेक्शन 5 प्रिंसिपल बताता है. सेक्शन 5 ये प्रिंसिपल बताता है कि आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों का एविडेंस दे सकते हैं जो या फैक्ट इन इशू हैं या रेलेवेंट फैक्ट हैं, और उसके अलावा किसी चीज़ का नहीं. अच्छा, वो क्यों ऐसा बोल रहा है? देखिए, इंटरनेशनली स्पीकिंग, खासतौर से इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में, जो वहाँ के रूल्स हैं वो कहते हैं कि दो तरीके की रेलेवेंसी है. एक फैक्ट्स होते हैं वो लॉजिकली रेलेवेंट होते हैं, और एक फैक्ट्स होते हैं जो लीगली रेलेवेंट होते हैं. तो अ फैक्ट इज सेड टू बी लॉजिकली रेलेवेंट व्हेन इट हैज़ और bears a causal connection with the other fact so as to render probable its existence or non-existence. ठीक है, कि मतलब एक प्रॉक्सिमेट लिंक और कैजुअल कनेक्शन होता है एक फैक्ट का दूसरे के साथ, जिससे एक पर्सन ये कंस्ट्रू कर सके कि इट आइदर रेंडर्स प्रॉबेबल द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्ट. और दूसरे तरीके की रेलेवेंसी होती है, वो होती है लीगल रेलेवेंसी. And one fact is declared to be legally relevant to another only when one is connected with the other in any of the ways referred to in section 6 to 55 of the Act. Now, whatever is legally relevant is generally logically relevant. I am emphasizing the word generally because it's not always the case. So, whatever is legally relevant is logically relevant. However, for the purpose of Indian Evidence Act, it is only the legally relevant facts which are considered as relevant facts. तो आपको अगर इस पूरे पॉइंट से जो मैंने मेंशन किया, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इट इज़ ओनली द लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स विच आर कंसिडर्ड एज रेलेवेंट फैक्ट्स. तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलेवेंट अंडर इंडियन एविडेंस फैक्ट, लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स, लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स, बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव, तो आंसर आपका होना चाहिए लीगली रेलेवेंट फैक्ट्स. वही रेलेवेंट है एविडेंस एक्ट के लिए, लॉजिकली रेलेवेंट फैक्ट्स नहीं है. तो इंडिया में अगर आपको ये देखना है कि कौन सा एविडेंस रेलेवेंट है या नहीं, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो एविडेंस क्या सेक्शन 6 से सेक्शन 55 के बीच में कहीं फॉल कर रहा है या नहीं. और अगर वो उनमें नहीं फॉल कर रहा है तो वो रेलेवेंट नहीं है, और अगर उनमें फॉल कर रहा है तो वो रेलेवेंट है. ऑलवेज रिमेंबर, द क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंसी इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द जज. अब मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की. अब देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखिए, एडमिसिबिलिटी जो है वो भी लॉ के हिसाब से डिटरमाइन होती है. ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉजिक. what is relevant means what is logically probative, but admissibility is based on strict rules of law only. So the terms relevancy and admissibility are not co-extensive, interchangeable or synonymous terms. They are very different terms. You cannot just use those terms interchangeably. उन दोनों की मीनिंग अलग है, उन दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग है, और उन दोनों का पैरामीटर भी अलग अलग है, ये बात याद रखिएगा. लेकिन एडमिसिबिलिटी जो है ना, वो स्पीशी होती है रेलेवेंसी की. सो एडमिसिबिलिटी इज द स्पीशी ऑफ विच रेलेवेंसी इज द जेनस, और यू कैन से रेलेवेंसी इज द जीनस ऑफ विच एडमिसिबिलिटी इज द स्पीशी. ये बात याद रखिएगा. अब एडमिसिबिलिटी को बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपको बताऊं तो एडमिसिबिलिटी वुड मीन मेथड ऑफ प्रूविंग द रेलेवेंट फैक्ट्स, कि किस तरीके से आप रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करेंगे, वो एडमिसिबिलिटी की कैटेगरी में जाएगा. ठीक है, जैसे रेलेवेंसी आपकी 6 to 55 में दी हुई है, और एडमिसिबिलिटी वाले पॉइंट्स आपके स्टार्ट होते हैं सेक्शन 56 से. ठीक है, सेक्शन 56 ऑनवर्ड से आपके एडमिसिबिलिटी वाले पॉइंट स्टार्ट होंगे प्राइमरली. तो रेलेवेंसी क्या है ये तो सेक्शन 6 to 55 बताता है, और एडमिसिबिलिटी कैसे होगी या आप रेलेवेंट फैक्ट्स को प्रूव कैसे करेंगे, ये आपको सेक्शन 56 से आगे पता चलता है.
अब जैसे एक चीज़ सोचिए, एक प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का एग्जांपल लेता हूँ। अब लॉयर और क्लाइंट के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो प्रिविलेज्ड है, लेकिन एक तरीके से सोचिए अगर क्लाइंट आके सब कन्फेस कर दे लॉयर के सामने कि हाँ मैंने क्राइम किया, तो एक तरीके से ये एविडेंस रेलेवेंट तो है ही, रेलेवेंट तो हो सकता है, लेकिन सेक्शन 126 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट उसका एडमिशन बार कर देगा। तो फैक्ट रेलेवेंट हो सकता है, ये तो ठीक है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल दैट दैट एविडेंस माइट नॉट बी एडमिटेड। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, mere relevancy is not enough. It has to satisfy a further criteria of admissibility. Similarly, a confession to a police officer could be relevant, but it is not as admissible. ये बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। Similarly, communications made during marriage are again privileged communications, so they might be relevant, but they are not admissible. Similarly, communications made in official confidence, they are also not admissible even though they might be relevant. तो ये ज़रूर हो सकता है कि इन सारे कम्युनिकेशंस को आप देखें तो आप देखें कि अरे हाँ ये रेस जस्टिस में फॉल कर रहा है, ये एडमिशन में फॉल कर रहा है, ये कन्फेशन में फॉल कर रहा है, लेकिन वो रेलेवेंट तो हो सकता है पर एडमिसिबल नहीं होगा, ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए आपको। तो देखिए एज अ जनरल रूल जब भी फैक्ट रेलेवेंट होता है तो कोर्ट ये मान के चलता है कि अगर वो रेलेवेंट है तो वो एडमिसिबल भी होगा, लेकिन ये रूल है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो अभी मैंने आपको एक्सेप्शंस गिनाए, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस, कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है। ये एविडेंस एक्ट में हम जैसे आगे पढ़ते चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं, क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जो कंसिडर नहीं किए जा सकते या वो एडमिसिबल नहीं है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बाय द टाइम यू कंप्लीट एविडेंस एक्ट। अभी प्रिलिमिनरी लेवल पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए कि जनरली ऐसा प्रिजम्पशन कोर्ट रखता है कि अगर कोई फैक्ट रेलेवेंट है तो वो एडमिसिबल भी होगा, और ऑर्डिनरली बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरी साइड पे होता है ये साबित करने के लिए कि वो एडमिसिबल नहीं है। लेकिन अगर कोई रेलेवेंट फैक्ट ऐसा प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेट अस सपोज अ कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर is sought to be proved inside the court of law, then that is prima facie hid by section 25 of the Indian Evidence Act and the court would not consider that evidence at all. वो कहेगा रेलेवेंट हो सकता है, एडमिसिबल बिल्कुल भी नहीं है ये। सिमिलरली अगर क्लाइंट और लॉयर के बीच का कम्युनिकेशन कोई अगर कोर्ट में देने की कोशिश करे कि देखिए ये इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है अक्यूज पर्सन के खिलाफ, तो ऐसे केस में भी कोर्ट बोलेगा कि रेलेवेंट हो सकता है बट इट इज़ नॉट एडमिसिबल एट ऑल। ऑलराइट, सिमिलरली अब जो हियर से एविडेंस होता है वो भी एडमिसिबल नहीं होता। अब हियर से रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं। जनरल रूल एविडेंस एक्ट का ये है कि हियर से एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल, लेकिन जैसा कि अब हम आगे पढ़ेंगे डाइंग डिक्लेरेशंस में, कन्फेशंस में और इन सम केसेस एडमिशंस में भी, रेस जस्टिस में भी, वहाँ पे हियर से रूल के एक्सेप्शंस बने हुए हैं। मतलब एविडेंस एक्ट बताती नहीं कि हियर से रूल का एक्सेप्शन है, बट प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको पता चलेगा ओके दीज थिंग्स आर द एक्सेप्शंस ऑफ हियर से रूल। तो जनरल रूल क्या है एविडेंस का, अभी पहले आपको जनरल रूल समझना ज़रूरी है कि हियर से एविडेंस एविडेंस एक्ट कंसिडर नहीं करती है, ठीक है। कि अगर कोई विटनेस कोर्ट में आता है और टेस्टिमनी देना चाहता है इस बात की कि मर्डर हुआ था, और कोर्ट उससे पूछता है कि अच्छा आपको कैसे पता कि अक्यूज ने मर्डर किया है, तो वो कहे कि मैंने अखबार में पढ़ा, तो ये एविडेंस नहीं है, दिस इज़ अ हियर से एविडेंस, और कोर्ट इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। सिमिलरली कोई भी सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन है, लेट अस सपोज आपको इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन से मिली कि एक व्यक्ति ने क्राइम कमिट किया है, ठीक है, एक थर्ड पर्सन ने आपको इन्फॉर्म किया कि एक व्यक्ति ने क्राइम कमिट किया है। अब आप उस व्यक्ति के खिलाफ जो बाद में अक्यूज्ड बनता है उसके खिलाफ गवाही देने पहुंच जाते हैं। तो जब आप गवाही देने पहुंचेंगे तो आपसे कोर्ट पूछेगा कि अच्छा आपने क्या फैक्ट्स देखे थे, तो आप बोलते मैंने फैक्ट्स नहीं देखे थे, मुझे तो किसी दूसरे पर्सन ने बताया कि इसने क्राइम किया है, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि इसने क्राइम किया है। नाउ दिस इज़ अगेन अ हियर से एविडेंस, ठीक है, और ये कोर्ट कंसिडर नहीं करेगा, हियर से एविडेंस को कंसिडर किया ही नहीं जाता अनलेस इट कम्स विद इन द एक्सेप्शंस। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था ओरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। अब एडमिसिबिलिटी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ।
अब देखिए, कभी कभी कुछ ऐसे फैक्ट एडमिसिबल होते हैं जो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वो सिर्फ यूज़ किए जाते हैं किसी विटनेस की टेस्टिमनी इम्पीच करने के लिए। तो जब एक डिफेंस काउंसिल प्रोसिक्यूशन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन कर रहा होता है, तो वो उसके प्रीवियस स्टेटमेंट्स इन राइटिंग जो उसने पुलिस के सामने दिए होते हैं 161 ऑफ द सीआरपीसी में, सेक्शन 161 ऑफ द सीआरपीसी में प्रीवियस स्टेटमेंट अगर रिकॉर्डेड है राइटिंग में, तो उसको लेके डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिन करता है टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। तो ध्यान रखिएगा 161 का स्टेटमेंट एविडेंस नहीं होता, 161 सीआरपीसी का स्टेटमेंट एविडेंस नहीं होता, लेकिन डिफेंस उसे यूज करता है कोर्ट में इन ऑर्डर टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी। तो ये एक नैरो सेंस में एडमिसिबल पॉइंट होता है, लेकिन दैट इज नॉट रेलेवेंट। वो क्रेडिबिलिटी इम्पीच करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको इसलिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि जिससे आगे ये कन्फ्यूजन ना आए कि क्रॉस एग्जामिनेशन में जब 161 का स्टेटमेंट यूज़ करता है तो ना, वो तो एविडेंस ही नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं माना जाता, तो वो कैसे यूज़ कर सकता है। वो सिर्फ एडमिसिबिलिटी का जो रूल का एक एक्सेप्शन है कि ये वो फैक्ट्स एडमिट किए जा रहे हैं जो रेलेवेंट नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है। और इसको भी कोर्ट कभी भी बेस नहीं कर सकता इस पे कन्विक्शन, ये सिर्फ यूज़ होते हैं क्रेडिबिलिटी इम्पीच करने के लिए, इस पे कन्विक्शन नहीं बेस्ड होता। ऑलराइट, जब भी अपोजिंग काउंसिल या अपोजिट पार्टी जो होती है क्रॉस एग्जामिन करती है, तो ऐसे में दे विल यूज द प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट पर्सन, और इंटेंशन होता है इसकी क्रेडिबिलिटी इम्पीच करना। इंटेंशन कोई एविडेंस देना नहीं होता। क्रेडिबिलिटी क्यों इम्पीच करते हैं? क्रेडिबिलिटी इसलिए इम्पीच करते हैं जिससे कोर्ट विटनेस का भरोसा ना करे, और कोर्ट ने विटनेस का भरोसा नहीं किया तो यू नो द फैक्ट विल नॉट बी प्रूव्ड, है ना। तो वो सिर्फ क्रेडिबिलिटी इम्पीच करने के लिए यूज किए जाते हैं, दे बाय देमसेल्व्स आर नॉट रेलेवेंट एविडेंस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इस पे आपको एक केस बताता हूँ, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट वॉज रिपोर्टेड इन AIR 1998, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1850. In this case, the Supreme Court explained a sort of difference between relevancy of evidence and its admissibility. The court once again reiterated the same point, that they are not synonymous with each other, but their legal implications are different because facts which are relevant may not be admissible. And court gave several examples. Court gave examples such as communication made by a spouse during marriage. Then it gave the example that communication between an advocate and his client may be very much relevant, but as a matter of policy they are not admissible. On the other hand, there are facts which, though admissible, are not relevant. Their admissibility is grounded on other considerations and not on the considerations of relevancy. So evidence in terms elicited from a witness in cross-examination as to his character to find out his credibility is admissible, although it may have nothing to do with the facts in the case. All right, इसीलिए मैंने आपको ये पॉइंट अभी बता दिया, जिससे आपका ये पॉइंट, ये थोड़ा सा एडवांस पॉइंट है, जिससे आगे के लिए क्लियर रहे. So you must remember that it is the fundamental rule of law of evidence that evidence must be relevant in order to be admissible. But the converse is not always true, because much relevant evidence may be inadmissible under certain rules of evidence affecting admissibility. Evidence may be produced to show that a witness was biased or suffered from some mental condition which rendered his evidence unworthy of belief, or showed that a confession was inadmissible because it was made with oppression, or that a secondary evidence of the content of the documents might be adduced because the original was lost. These are the facts which go to the admissibility of evidence. तो देखिए, admissibility of evidence में मान लीजिए कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया, आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मतलब उसकी फ़ोटोकॉपी, ऐसा ही मान के चलिए आप फ़ोटोकॉपी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और जो फ़ोटोकॉपी है आप कोर्ट में लाते हैं, तो अपोजिंग काउंसिल एक ऑब्जेक्शन उठाता है कि प्राइमरी एविडेंस ये क्यों नहीं लाए, मतलब ओरिजिनल क्यों नहीं लाए. तो आप बोलेंगे ओरिजिनल खो गया या ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गया. कोर्ट कंसीडर करेगा आपकी बात, तब वो सेकेंडरी एविडेंस एडमिट कर लेगा आपका. सिमिलरली अब कन्फेशन है,
कन्फेशन अगर ड्यूरेस में दी गई है या ऑपरेशन के कारण दी गई है तो आपको पता है सच कन्फेशन इज़ नॉट रेलेवेंट, वो प्रूव नहीं की जा सकती। वैसे ही अ कन्फेशन गिवन टू अ पुलिस ऑफिसर इज़ नॉट एट ऑल एडमिसिबल, ठीक है। एंड पर कॉन्ट्रा एविडेंस कैन बी गिवन ऑफ अ फैक्ट to show that a witness was biased or was suffering from a mental condition which rendered his evidence unworthy of credit। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, impeaching the credit of the witness और उसको contradict करना या ये दिखाना कि witness has been bribed। ये सारे जो evidence है ना, ये केस को लेके relevant नहीं होते पर admissible हैं। किस लिए? To impeach the credibility of the witness who is testifying before the court। तो आप समझ रहे होंगे कि कभी कभी कुछ एविडेंस हैं जो रेलेवेंट तो नहीं होते पर एडमिसिबल हैं। सिमिलरली कभी कभी कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो रेलेवेंट तो ज़रूर हैं पर एडमिसिबल नहीं होते। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, एडमिसिबिलिटी एंड रेलेवेंसी आर नॉट सिनोनिमस टर्म्स, एंड एडमिसिबिलिटी इज अ मैटर of strict rules of evidence and the legal policy, and it is a question of law which is decided by the court himself। ठीक है, रेलेवेंसी और आपका जो एडमिसिबिलिटी ये दोनों ही क्वेश्चन ऑफ लॉ होते हैं, लेकिन रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी सिनोनिमस नहीं होते। आई जस्ट वांट टू एम्फसाइज दिस पॉइंट। आप अभी से समझ लीजिए कि एडमिसिबिलिटी अलग चीज़ होती है, रेलेवेंसी एकदम अलग चीज़ होती है। दे आर नॉट सिनोनिमस टू ईच अदर। अब मैंने कल आपको एक रूल बताया था, दैट वॉज obtaining evidence through illegal means। तो आपको जनरल रूल एक पता चल गया। आज मैं आपको बस उसका एक एक्सेप्शन बताऊंगा। अब देखिए, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो एक्सेप्शन यूज़ में लाया नहीं जाता 99.99% ऑफ द केसेस में। इनफैक्ट मैंने जितने केसेस पढ़े हैं और जितने केसेस में मैं पेयर किया हूँ उसके हिसाब से तो मैंने तो इस रूल को एप्लीकेशन में नहीं देखा। पर थियोरेटिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शन दिया है उस डॉक्ट्रिन का कि जनरली तो आप इलीगल मीन से एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, अगर वो रेलेवेंट है और एडमिसिबल है तो कोर्ट इसे कंसिडर करेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन सुप्रीम कोर्ट ने जो बनाया है वो ये है कि जहाँ पे जो एविडेंस जो ऑब्टेन किया गया है इम्प्रॉपर मीन से वो ऐसे नेचर का है दैट वुड प्रेजुडिस द अक्यूज्ड, तो हो सकता है कि कोर्ट उस एविडेंस को कंसिडर ना करे। तो अगर एविडेंस जो इम्प्रॉपर मीन से ऑब्टेन किया गया है उसकी प्रीजुडिशियल वैल्यू उसकी एविडेंशियरी वैल्यू से ज़्यादा है तो हो सकता है कोर्ट उसे एक्सक्लूड कर दे। ये एक थ्योरेटिकल एक्सेप्शन है जो मुझे लगता है कि कोर्ट ने एक सेफ्टी वैल्व के लिए बना के रखा है कि मान लीजिए कभी फ्यूचर में एक ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो इस रूल को रिजॉर्ट कर पाएँ। पर अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई मैक्सिमम केसेस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ने सिर्फ एक एक्सेप्शन बना के रखा है, वो ये है कि जो भी एविडेंस इलीगल है इम्प्रॉपर मेथड से जो ऑब्टेन किया गया है उसका प्री जुडिशियल इफेक्ट इतने हाई लेवल का है और एविडेंशियरी वैल्यूज एविडेंस की बहुत ही लो लेवल की है तो कोर्ट ऐसे एविडेंस को एक्सक्लूड कर सकता है। ठीक है, इनफैक्ट इस पॉइंट पे मुझे आज तक एक ही केस पढ़ने को मिला है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से वो डील करता था राइट टू प्राइवेसी के अंदर। उसमें एक हस्बैंड ने एक डाइवोर्स प्रोसीडिंग के लिए अपनी वाइफ का फ़ोन टैप किया था। अब वाइफ के फ़ोन में कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस थे पर वो इतने सिवियर नहीं थे कि ट्रायल को अफेक्ट कर पाए इन वन वे और दी अदर, बट उनका नेचर ऐसा था कि वो वाइफ के केस को या वाइफ के कैरेक्टर को प्रीजुडिशियली अफेक्ट कर रहे थे। तो कोर्ट ने उस एविडेंस को कंसिडर करने से मना कर दिया, ट्रायल कोर्ट ने। ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड किया। ये एक इलस्ट्रेशन है इस बात का, और इसके अलावा ये कहीं नहीं हुआ है। सिविल केसेस में तो मैंने ये बात पढ़ी है, बट क्रिमिनल ट्रायल में मैक्सिमम केसेस में अगर ऐसा एविडेंस लाया गया है किसी भी तरीके से तो कोर्ट उसे एडमिट कर लेता है। तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शन सिर्फ एक पॉइंट पे है, जो इलीगल मेथड से कोई भी एविडेंस अगर ऑब्टेन किया गया है तो उसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है जहाँ पे कोर्ट उसे कंसिडर नहीं करेगा। वो एक्सेप्शन ये है जहाँ पे एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एविडेंस इज़ वेरी 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 लो एंड द
प्रीजुडिशियल वैल्यू ऑफ द एविडेंस इज वेरी 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 हाई. ठीक है, तो आई थिंक ये जनरल कंसेप्ट्स जो सेक्शन 5 की अंडरपिनिंग है वो मैंने थोड़ा बहुत कंप्लीट करवा दिया. अब हम रेलेवेंसी से थोड़ा डिटेल में डील करेंगे. इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं. आई थिंक एक्सप्लेनेशन बची है सेक्शन 5 की. अब एक्सप्लेनेशन सेक्शन 5 की कहती है कि दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ द फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर. तो अगर सिविल प्रोसीजर कोर्ट कह रहा है कि आप भाई इस पॉइंट पे एविडेंस नहीं दे सकते विदाउट कंप्लाइंग with the procedure that is elaborated in CPC, then even though the evidence is relevant, you cannot produce it without unless you comply with CPC. So in a sense, Evidence Act is giving preference to CPC in those matters. Illustration पढ़ लेते हैं. Illustration A कहता है A is tried for murder of B by beating him with a club with intention of causing his death. At A's trial, the following facts and issue: A is beating B with the club, A is causing B's death by such beating, and A is intention to cause B's death. Now illustration B says a suitor, ये explanation का illustration है by the way, a suitor does not bring with him and have in readiness for production at the first hearing of a case a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at the subsequent stage of the proceedings otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure. जब आप CPC पढ़ेंगे then you will realize कि जब आप प्लेंट सबमिट करते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट जिन पे आप रिलाई कर रहे हैं वो आपको साथ ही में एनेक्स करने होते हैं. इस पर्पज़ के लिए आप CPC का ऑर्डर 7 रूल 14 रेफ़र कर सकते हैं if you so want. चलिए अब रेस जेस्टे पे आते हैं. Now section 6 incorporates the doctrine of res gestae. Res gestae का literal मतलब होता है things done. So section 6 says relevancy of facts forming part of same transaction. Facts which though not in issue are so connected with fact in issue as to form part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places. तो पहले मैं section पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसके प्रिंसिपल्स को मैं डिकोडिफाई करूँगा. सो द इलस्ट्रेशन A says A is accused of murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or by the bystanders at the beating or so shortly before or after it has to form part of the transaction is relevant fact. अब ये इलस्ट्रेशन जो है ना ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज़ आ जाते हैं, सेक्शन तो आता ही है. देन इलस्ट्रेशन B, A is accused of waging war against government of India by taking part in an armed insurrection in which the property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of general transaction, though A may not have been present at all of them. Then illustration C. A sues B for libel contained in a letter forming part of a correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence which is contained are relevant facts, though they do not contain libel itself. Illustration D. The question is whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery was a relevant fact. तो ये illustration D कब relevant, किस चीज़ circumstances में res gestae मान रहा है? illustration D कह रहा है जब question ये है कि whether the goods which were ordered from B were delivered to A, तो ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि the goods were delivered to several intermediate persons successively. तो ईच डिलीवरी सेक्शन 6 के एम्बिट में जाती है. ठीक है, ये देखने के लिए कि देखिए एक चेन ऑफ ट्रांजैक्शन फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब आप एक ऐसा पॉइंट बना सकते हैं कि बी ने जो गुड्स हैं वो ए को डिलीवर किए ही होंगे. ठीक है, क्योंकि अगर वो ए को गुड्स डिलीवर करने से पहले कई और लोगों को गुड्स डिलीवर कर रहा है और ए के बाद भी उसने लोगों को गुड्स डिलीवर किया है, तो एक जनरल जो पॉइंट जो बनेंगे वो बी के फेवर में बनेंगे.
तो तभी ये इलस्ट्रेशन डी कह रहा है व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स वर ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, तो द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, देन फॉर दैट पर्पज ईच डिलीवरी वुड बी डीम्ड टू बी अ रिलेवेंट फैक्ट. अब इलस्ट्रेशन सी की मैं जरा आपसे थोड़ी सी बात करता हूँ. अब इलस्ट्रेशन सी आपसे कह रहा है कि जब लेबल है और वो एक लेटर में कंटेंड है, तो कोर्ट क्या करता है ना कि अगर मान लीजिए 10 लेटर पार्टीज के बीच में एक्सचेंज हुए हैं और लेबल जो है 6th लेटर में है, तो कोर्ट पूरा का पूरा करस्पॉन्डेंस देखेगा, वो लेटर 1 से लेकर लेटर 10 तक देखेगा, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि जो लेबल है वो किस सब्जेक्ट से अराइज किया और क्यों अराइज किया. तो उस पर्पस के लिए लेटर 1 to 10 would all be deemed to be relevant under section 6 res geste में आ जाएंगे. अब इलस्ट्रेशन बी, लेट अस सपोज मैमथ राइटिंग का केस है. मैं इलस्ट्रेशन बी को थोड़ा चेंज करके बात करता हूँ. मैमथ राइटिंग का केस है और चार्ज लगा है कंस्पिरेसी का. ठीक है, कंस्पिरेसी का चार्ज लगा है, 302 रेड विद 149 ऑफ द आईपीसी का चार्ज लगा है. तो ऐसे में अगर मॉब अपने 3 पार्ट्स बनाता है और अपनी अनलॉफुल डिज़ाइन 3 अलग अलग लोकेलिटीज़ में एग्जीक्यूट करता है, तो ऐसी चीज़ में अगर लेट अस सपोज मैमथ राइटिंग का जो ऑर्गेनाइजर है वो ए को माना जाता है और ए वॉज लीडिंग 1 पार्ट ऑफ द मॉब नॉट द अदर 2, तो ऐसी चीज़ में जो बाकी दोनों मॉब ने किया इन अकॉर्डेंस विद डिज़ाइन ऑफ ए would be relevant against A even though A was not present in those 2 mobs. वो एक ही मॉब में प्रेजेंट था. ठीक है, क्योंकि कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट सारे जो इंस्टेंस हैं वो टोटलिटी में देखेगा. ठीक है, एंड आई थिंक इलस्ट्रेशन ए तो काफ़ी आसान है. इवन देन आई विल इलैबोरेट अ बिट ऑन इट कि अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई बाय स्टैंडर कह रहा है बैठ के कि बी ने ए की वाइफ को अब्यूज़ किया था, ए वहीं पे कह रहा है कि मैं बी की जान ले लूँगा और फिर उसे मारने लगता है. ये सारी चीज़ें रेलेवेंट हो जाती हैं. तो ए ने क्या बोला, बी ने क्या बोला, बाय स्टैंडर्ड ने क्या बोला एट द टाइम ऑफ बीटिंग और शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, वो बनाएगा एक फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन. आई थिंक दैट इज़ फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड. नाउ आई विल स्टार्ट विद द प्रिंसिपल्स दैट आर कंटेन्ड इन सेक्शन 6. अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द प्रिंसिपल. नाउ सेक्शन 6 incorporates the principle of res geste. Now res geste means literally the things done, including, and it includes the word spoken in the course of a transaction. ठीक है. So when the question is that whether a fact forms part of a particular transaction or is too remote from that particular transaction to come within the ambit of res geste, that has been left by the legislature on the court to be determined in accordance with the fact and circumstances of the case. तो इसका कोई कट एंड राइट आंसर नहीं है. इसको लेजिस्लेचर ने कोर्ट पे ही रख दिया है डिटरमाइन करने के लिए कि जो भी फैक्ट्स आए वो कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि क्या वो फैक्ट रजिस्ट्री में आ रहा है या नहीं है, या वो फैक्ट कहीं इतना रिमोट तो नहीं है कि रजिस्ट्री में नहीं आता, या वो फैक्ट अगर इतना क्लोज है जो रजिस्ट्री में आता है तो कोर्ट उसे कंसिडर कर सकता है. लेट मी गिव यू a definition of transaction. A transaction is a group of facts so connected together as to be referred to by its single legal name, such as a crime, a contract, a wrong, or other subject of inquiry which is in issue before the court. तो ट्रांजैक्शन की ये डेफिनेशन याद रखिएगा, क्योंकि यूजुअली ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन दी नहीं जाती. मैं जो डेफिनेशन आपको दे रहा हूँ ट्रांजैक्शन की, ये स्टीफेंस डाइजेस्ट ऑन एविडेंस से दे रहा हूँ, आर्टिकल 3. ठीक है. And apart from the definition of Stephen's digest on evidence, if I were to describe transaction in a very rough manner, then the transaction may be described as any physical act or a series of acts so connected together so that it can be termed as a one act in a series of acts. So by the virtue of section 6, every fact which is a part of same transaction as the fact in issue
is deemed to be relevant to the fact in issue although it may not be actually in issue. समझ रहे हैं आप? तो जो भी फैक्ट जो हैं, जो ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं, और वो इवन दो फैक्ट इन इशू शायद ना हो, पर अगर वो फैक्ट इन इशू के साथ रेलेवेंट हो जाते हैं तो वो उसी की एम्बिट में आएंगे. समझ रहे हैं आप? Let me reiterate it again. Every fact which is part of same transaction as a fact in issue is deemed to be relevant to the fact in issue although those facts are not actually in issue. And even though they are not the part of the same transaction, they might still be relevant under section 6. ये हमें illustration से गैदर होता है, क्योंकि अगर आप illustration B देखें तो वो एक चीज़ इंडिकेट करता है कि acts done at different places and different times may form the part of same transaction, and thus a transaction consists both of physical acts and the words accompanying such acts, whether spoken by the person doing such acts and the person to whom they were done or any other person or persons. ये हम जब illustration A और B एक साथ पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें पूरी तरीके से समझ में आती हैं कि रेस जेस्टे में वर्ड स्पोकन भी आते हैं, थिंग्स डन भी आती हैं, और इनमें ये चीज़ें भी आती हैं कि चाहे जो ट्रांजैक्शन है वो एक जगह पे हुआ हो या डिफरेंट टाइम एंड प्लेसेस पे हुआ हो, वो तब भी इन अ गिवन सिचुएशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन. अब मुझे आपको एक बात बताने दीजिए, अगर आपको ये प्रिंसिपल्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि ज्यूरिस्ट भी जो हैं वो यूनानिमस हैं इस इशू पे कि रेस जेस्टे की डॉक्ट्रिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसके कोई डिफाइंड कॉन्टोर्स नहीं है. इनफैक्ट लेजिस्लेचर ने भी इसे ढंग से डिफाइन नहीं किया है. लेजिस्लेचर ने रादर इसको कोर्ट पे छोड़ा है कि ये कोर्ट डिटरमाइन करे कि ये रेस जेस्टे में आ रहा है या नहीं, प्रॉक्सिमिटी है ट्रांजैक्शन की या नहीं, रेलेवेंसी है या नहीं, ये कोर्ट पे छोड़ दिया है लेजिस्लेचर ने टू डिटरमाइन वेदर द फैक्ट्स आर कमिंग विद इन द एम्बेट ऑफ रेस जेस्टे और नॉट. इलस्ट्रेशन ए को लेके मुझे एक और बात करने दीजिए कि इलस्ट्रेशन ए एक और चीज़ का प्रिंसिपल बताता है कि जो भी बाय स्टैंडर्ड्स और लोग जो ओरल एविडेंस दे रहे हैं, जो वर्ड्स बोल रहे हैं, वो तभी रेलेवेंट है व्हेन द पर्सन हु हैज सीन द एक्चुअल ऑकरेंस एंड हु अटर्ड इट्स आइदर साइमल्टेनियसली विद द इंसिडेंट और सून देयर आफ्टर. तो इसका मतलब ये जो टाइम मार्जिन है ना, ये थोड़ा नैरो है कि या तो शॉर्टली बिफोर द ऑकरेंस या तो शॉर्टली आफ्टर द ऑकरेंस, तभी रेलेवेंट होगा. लेट मी गिव यू एन इलस्ट्रेशन. लेट अस सपोज देयर आर थ्री पार्टीज ए, बी एंड सी. सी इज द सर्वेंट ऑफ ए. ठीक है. अब ए और बी की दुश्मनी है, तो एक दिन सर्वेंट अपने क्या कहते हैं फॉर सम रीज़न बाहर गया होता है घर से, और उसी टाइम बी जो है ए के घर में जाता है और ए को मार देता है. जब सर्वेंट लौटता है सामान लेके तो देखता है ए इंजर्ड पड़ा हुआ है और ए से पूछता है कि क्या हुआ. ए बताता है कि मुझको सी ने मारा. ठीक है, तो अभी डाइंग डिक्लेरेशन भूल जाइए थोड़े टाइम के लिए, मुझको सी ने मारा. अब अगर सी इस बात का एविडेंस देता है कि ए ने मुझे बताया कि उसको बी ने मारा, तो ये रेस जेस्टे में आएगा, क्योंकि ऑकरेंस के शॉर्टली आफ्टर ये स्टेटमेंट दिया गया है. ठीक है, एक तो ये चीज़ है. और ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें ओवरलैप कर सकती हैं. डाइंग डिक्लेरेशन और जितने भी रूल्स ऑफ रेलेवेंसी हैं ये ओवरलैप कर सकते हैं. 6, 7, 8, 9, 11, 32 क्लॉज 1, ये सारी चीज़ें ओवरलैप कर सकती हैं. ये मत सोचिएगा कि ये यहाँ पे कट एंड राइट कंपार्टमेंटलाइजेशन है. ठीक है, अभी तो मैं बस एक सेक्शन समझा रहा हूँ. जब पूरी एविडेंस एक्ट पढ़ लें तो ध्यान रखिएगा एविडेंस एक्ट की इंट्रा सेक्शन कनेक्टिविटी भी है और इंटर स्टैट्यूटरी कनेक्टिविटी भी है, मतलब दूसरी स्टैट्यूट से भी कनेक्ट होती है. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको सेक्शंस के अमंग इंटरलिंकिंग आनी चाहिए. दूसरा इलस्ट्रेशन इस बात पे ये देता हूँ कि मान लीजिए ए के घर पे रॉबरी हो जाती है, बी रॉबर है, बी आता है घर का सामान रॉब करके चला जाता है, और जब चला जाता है तो ए का सर्वेंट तुरंत घर पे लौटता है, ए से पूछता है क्या हुआ. ए बोलता है कि बी ने मुझे रॉब कर लिया. ठीक है, अभी देखिए
ट्रांजैक्शन में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बी को रॉब करके जाए हुए सिर्फ लेट अस सपोज 10 से 15 मिनट हुए हैं, और ए अभी भी स्ट्रेस ऑफ एक्साइटमेंट में, ही इज अंडर द स्ट्रेस ऑफ द क्राइम, ही इज अंडर द स्ट्रेस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट हैज बीन कमिटेड, और ऐसे में ए बोलता है सी से कि बी ने मुझे रॉब कर लिया। तो अब अगर सी एविडेंस देता है कोर्ट में कि ए ने मुझे बताया शॉर्टली आफ्टर रॉबरी कि बी ने रॉबरी की थी, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट रेलेवेंट होगा, ये रेस जेस्टे में आएगा। लेकिन अभी इसी इलस्ट्रेशन को पलट देता हूँ। अब मान लीजिए सर्वेंट जो है लेट अस सपोज छुट्टी पे गया हुआ है, अब रॉबरी हुई वेडनेसडे को, सर्वेंट लौटता है थर्सडे आफ्टरनून को, फिर वो ए से पूछता है क्या हुआ घर पे, ए बताता है कि बी ने मुझे रॉब कर लिया। अब ट्रांजैक्शन में इतना गैप आ चुका है कि ये रेस जेस्टे में नहीं आएगा, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट का ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई कट एंड ड्राइड आंसर नहीं है कि इतनी टाइम लिमिट लगाई हुई है, क्योंकि किन्हीं किन्हीं सर्कमस्टेंसेज में टाइम लिमिट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये इस इलस्ट्रेशन सेंट्रिक के लिए एक टाइम लिमिट थी। अब रेस जेस्टे को लेके सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं, वो क्या है? पहला, spontaneous and simultaneous utterance is a part of transaction. For example, what a person states during an occurrence in respect of the occurrence itself. Second, statement must be contemporaneous with the fact. That is, statement made either or immediately before or after its occurrence, and of such a nature that the event speaks for themselves and not what people say when talking about the event. The words must at least be de-recently, मतलब recent होने चाहिए। अब देखिए, इसके साथ आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि रेस जेस्टे उन स्टेटमेंट्स को प्रेफरेंस देता है जो स्ट्रेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस के अंडर दिए गए हैं। जिस पर्सन ने अभी क्राइम एक्सपीरियंस किया है वो उस क्राइम की अभी भी स्ट्रेस में है और तब वो स्टेटमेंट दे रहा है, वो रेस जेस्टे में रेलेवेंट हो जाएगा। Then I come to the third point. It says, if the statement is made after the act is over and its maker had the time for reflection and deliberation, that is also fabrication, and or it is a mere narration of past events, then it is not relevant. The statement should be an exclamation forced out of a witness by the emotion generated by the event. यही मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेस ऑफ द क्राइम जो उसने एक्सपीरियंस किया है। फोर्थ प्रिंसिपल इज दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, नॉट एन ओपिनियन। तो अभी मैंने जो भी इलस्ट्रेशन दिया रॉबरी को लेके, अगर मान लीजिए ए रॉबरी को लेके जो एविडेंस दे रहा था, जब सर्वेंट 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद घर पे लौटता है और देखता है कि ए बता रहा है कि रॉबरी हो गई यहाँ पे और अभी अभी बी सब रॉब करके गया है, तो वहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा छोटा है, एंड ए इज स्टिल अंडर द स्ट्रेस ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ हैपेंड। तो यहाँ पे जब ए बोलता है कि बी ने रॉबरी की, तो वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट दे रहा है। अगर यही स्टेटमेंट अगर ए ये कहता था मुझे लगता है बी ने रॉबरी की, मुझे लगता है वो रॉबर बी था, नॉट रेलेवेंट, रेस जेस्टे में नहीं आएगा ये, ठीक है, बिकॉज दैट इज एन ओपिनियन, नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। लेट मी गिव यू अ फ्यू मोर illustrations. So let us suppose A, while running in the street, cries that B has stabbed him or is coming after him to kill him. Then in that situation, that would be the part of res geste. And all those who have heard A would, come within the ambit of res geste. Then I come to the second illustration. Statements made during the investigation of the crime or before a police officer would not be a part of res geste. वो res geste में नहीं आएगा. Similarly, when A reaches a murder spot and asks people present there as to what happened, and then somebody from the people say that certain someone has murdered certain someone, then that is also not a part of res geste. Why? Because it is not stated that the persons who were present, who were making those statements, were present at the time of murder.
सो ये जो मैं प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मर्डर का बात कर रहा हूँ ना, ये मैं उसी सेंस में कर रहा हूँ कि दे वर प्रेजेंट्स in a sufficient proximity of time, either shortly before or shortly after or during the commission of crime. अगर बहुत ज़्यादा टाइम गैप हो गया है, उन्हें लाश मिलती है, तो आप अगर रोड पे अगर कोई लाश होती है तो अक्सर भीड़ देख लेंगे उस लाश के अराउंड, तो वहाँ पे जाके अगर आप इंक्वायर करें तो क्या हुआ यहाँ पे, तो वहाँ पे कोई ईयर से एविडेंस दे रहा है कि लगता है शायद किसी ने मर्डर कर दिया, और वहाँ पे कोई आदमी ये नहीं कहता कि आई वॉज प्रेजेंट एंड आई वॉज विटनेस, या मैं शॉर्टली बिफोर द कमीशन ऑफ क्राइम यहाँ पे था स्पॉट पे और इस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मर्डर्ड व्यक्ति ने मुझे बताया कि किसने उसे मारा है। तो वो सारी चीज़ें अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो रेस रजिस्टर में नहीं आएंगी, ठीक है। लेकिन लेट अस सपोज अ विटनेस हैज़ एक्चुअली सीन द ऑकरेंस ऑफ अ क्राइम इन द सफिशिएंट टाइम फ्रेम दैट इज़ रेलिवेंट अंडर सेक्शन 6, ठीक है, उस टाइम फ्रेम के अंदर है, इट इज़ कंटेम्परेनियस विद द ट्रांजैक्शन दैट हैज़ बीन कमिटेड, एंड सच विटनेस व्हेन ही सीज दैट पर्टिकुलर क्राइम immediately goes to the police station and files an FIR, then that would be relevant under res geste, and that would also show his conduct which is relevant under section 8, ठीक है। तो ये रेस रजिस्टर में आएगा। अभी मैं छोटे छोटे रूल्स करके चल रहा हूँ, ये थोड़े और सेक्शंस में भी जाता है, बट अभी के लिए अभी तक यहीं कन्फाइंड रखिए, क्योंकि चीज़ें अभी आप सिंपल करके समझिए, वरना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। एविडेंस एक्ट इज़ ऑल्सो अ बिट कॉम्प्लेक्स। एक और इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। इन अ केस A was tried for murder of B, ये illustration है by the way, A was tried for a murder of B by shooting him with a gun. The facts are that the person who was at the time in the same room with B saw a man with a gun in his hands and passed by the window of the room and thereupon exclaimed, "There is the butcher." और butcher वो नाम है जिससे accused जाना जाता था। तो ये जो circumstance है ये रेस रजिस्टर में रेलेवेंट है। सिमिलरली वेयर शॉर्टली आफ्टर अ मर्डर द पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ इट एक्सप्लेन्ड अवे द एब्सेंस ऑफ द डिसीज्ड बाय सेइंग दैट ही हैज लेफ्ट द विलेज, द कोर्ट हेल्ड द स्टेटमेंट टू बी द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इट वॉज हेल्ड टू बी रेलिवेंट। दिस इज द केस ऑफ बसंती वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे मर्डर के तुरंत बाद जिस पर्सन पे सस्पिशन था उससे पूछा गया कि वो डिसीज्ड किधर है, तो अक्यूज ने बोला कि दैट पर्सन हैज लेफ्ट द विलेज। तो ये देखिए जो प्रॉक्सिमिटी थी स्टेटमेंट की ये सून आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम थी, तो कोर्ट ने उस स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन माना और रेस रजिस्टर में रेलेवेंट माना। Similarly, in Ratan versus the Queen, ये locus classicus है by the way, Ratan versus the Queen. In this case, a man was prosecuted for murder of his wife. His defense was that the shot went off accidentally. गलती से shot fire हो गया. And there was evidence to the effect that the deceased telephoned to say that get me the police help please. ठीक है, अब ये कॉल रिकॉर्ड हो गई थी और ये एविडेंस था कोर्ट के सामने। एंड बिफोर द ऑपरेटर कुड कनेक्ट टू द पुलिस द कॉलर हु स्पोक इन डिस्ट्रेस गेव हर एड्रेस एंड द कॉल सडनली एंडेड। देयर आफ्टर द पुलिस केम टू द हाउस एंड फाउंड द बॉडी ऑफ अ डेड वुमन। हर कॉल एंड द वर्ड्स शी स्पोक वर हेल्ड टू बी रेलेवेंट एज द पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन विच ब्रॉट अबाउट हर डेथ। तो आप समझ रहे हैं वो कॉल डिस्ट्रेस में की गई थी। इट वॉज शॉर्टली बिफोर द कमीशन ऑफ द क्राइम। द कॉल वॉज गिवन अंडर द स्ट्रेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। रेस रजिस्टर में रेलेवेंट हो गया, ठीक है। नाउ लेट मी डील विद अ पॉइंट दैट डॉक्ट्रिन ऑफ रेस रजिस्टर इज एप्लीकेबल टू हियरसे एविडेंस ऑल्सो, and you know generally hearsay evidence is not considered as evidence at all or a very good piece of evidence, but res geste की वजह से hearsay evidence admissible हो सकता है given the circumstances। तो इस पॉइंट पे एक केस है R versus Foster, ये locus classicus है। In this case the witness only saw a speeding vehicle but not the accident। उसने नहीं देखा, सिर्फ एक speeding vehicle देखी थी।
The injured person explained to him the nature of the accident, and when the witness sought to depose such evidence inside the court, then he was allowed to give evidence as to what the deceased said to him. And even though it was only a derived information, it was still held to be the part of res gestae. Hearsay evidence को भी derived information भी कहते हैं, उसको res gestae का पार्ट माना गया था. ठीक है. इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस बात है जो लॉ में कही जाती है कि जस्टिस ब्लैकस्टोन, ही इज़ अ वेरी फेमस जज, was said to have told an advocate who was struggling to introduce an irrelevant fact as relevant evidence. तो जस्टिस ब्लैकस्टोन ने उस एडवोकेट से बोला था, ट्राई टू ब्रिंग इट अंडर द रूल ऑफ रेस जस्टे बिकॉज द फ्रेज कैन टेक इन एनीथिंग इफ द जज इज सो इंक्लाइंड. तो आप समझ रहे हैं कि देखिए कोई कॉन्टोर्स डिफाइंड नहीं है, फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चलता है. ठीक है. जब आंसर लिखने की बात आएगी तो आपको तो लोकस क्लासिकस मेंशन करने हैं, अभी मैं उन पर और एलैबोरेट करूँगा. रतन वर्सेस रेजिनम है, फिर आर वर्सेस फॉस्टर है, ये तो मैंने बता ही दिया. फिर 2-3 और केस हैं, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है. आई विल एलैबोरेट ऑन ऑल ऑफ देम. लेकिन आपको इतने से समझ में आ रहा होगा ये फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस से प्राइमरली डिटरमाइन होता है, और ये इसका मेन क्वेश्चन डिपेंड करता है कि जज कितना रिसेप्टिव है एविडेंस के लिए. ठीक है. तो ट्रायल जज को आप हमेशा याद रखिएगा, इज द किंग पिन ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. अब ज़रा मुझे आपसे थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश की. AIR 1997 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 768 में रिपोर्ट हुआ. अब इस केस में जो असेलेंट था, ही इंट्रूडेड इनटू द कोर्ट यार्ड एट द डेड ऑफ द नाइट. द विक्टिम्स आइडेंटिफाइड द असेलेंट, and during the transaction, after the transaction was over, she gave the statement in the court that she identified the assailant and gave a statement that the appellant Ratan Singh was standing with a gun and he fired at her. So the court saw these statements as so intertwined with each other and also with the proximity of time and space that court found that they form a part of same transactions and are relevant under section 6. The ratio of this judgment was followed in Sukhar versus State of Uttar Pradesh. Now what happened in Sukhar versus State of Uttar Pradesh? In this case, the victim was shot by the accused and he raised an alarm. When the witness rushed to the spot, the victim told him that it was the accused who shot at him. The victim survived and the accused was charged with the offence under 307 of the IPC. However, during the pendency of the trial, the victim died because of some other causes. Now, the question now arose whether the witness could give evidence of what the victim told him. ये सवाल उठा था कोर्ट के सामने. Now, court observed that Section 6 of the Evidence Act is an exception to general rule that hearsay evidence is not admissible. But for bringing such hearsay evidence within the provision of Section 6, what is required to be established is that it must be almost contemporaneous with the fact and issue, and there should not be an interval which would allow fabrication so as to form the part of same transaction as the fact and issue. ये सुप्रीम कोर्ट ने जनरल नेचर डिस्कस किया. उसके बाद उन्होंने ये रेशियो ऑफ रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का रेशियो रेफर किया. फिर उन्होंने एक और जजमेंट रेफर किया, गेंतला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश. अब उसमें भी एक प्रिंसिपल की बात की गई थी कि प्रिंसिपल ऑफ लॉ एम्बॉडीड इन सेक्शन 6 ऑफ एविडेंस एक्ट इज यूजुअली नोन एज रेस जेस्टे, and the essence of the doctrine is the fact that though it is not an issue, is so connected in fact an issue, if it forms a part of same transaction, then it would become relevant. The rationale of making certain statement of fact admissible under section 6 is on the account of spontaneity and the immediacy of such statement or fact and issue. But it is necessary that such fact or statement must be the part of same transaction. In other words, such statement must have been made contemporaneous with the acts which constitute the offence or at least immediately thereafter. तो आप देख रहे हैं एक शब्द बार बार आ रहा है, contemporaneous, contemporaneous, contemporaneous. क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है और कोर्ट इसी पे स्ट्रेस करेगा. कोर्ट ये जानना चाहता है जो टाइम की प्रॉक्सिमिटी है जब स्टेटमेंट दिया गया, इज इट सफिशिएंटली नियर टू द फैक्ट एंड इशू और नॉट. अगर वो sufficiently near to the fact and issue, only then it would come within the ambit of section 6.
If it is not, if the maker is not under the stress of the transaction, or the time has passed to such an extent as to allow fabrication, then in that situation it would not come within the ambit of section 6. तभी ये वर्ड बार बार सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, कंटेम्परेनियस कंटेम्परेनियस अगेन एंड अगेन. ये लगभग हर ही जजमेंट में बोलता है जो सेक्शन 6 से रिलेट करता है. तो अब इन जजमेंट्स को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में जो विटनेस को जो बात बताई थी इंजर्ड विक्टिम ने कि उसको गोली किसने मारी, वो रेस जस्टिस का पार्ट माना गया था. ठीक है, तो आई थिंक ये इलस्ट्रेशन, ये केस लॉ का पॉइंट आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा. नाउ आई कम टू वन मोर पॉइंट. अब एक केस है वासा चंद्रशेखर राव वर्सेस पौन्ना सत्यनारायण. इट वॉज decided on 5th May 2000. Now in this case what happened, that the accused murdered his wife and daughter, and a statement was made by father of the deceased wife that father of the accused told him on phone that his son has killed the deceased, and that is how the transaction went. तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन एविडेंस दे रहा है? ये जो वाइफ का फादर है वो कोर्ट में आके बोल रहा है कि अक्यूज्ड के फादर ने मुझे फ़ोन पे बताया कि उसके सन ने वाइफ और डॉटर को मार दिया है. अब कोर्ट ने फिर वही रूल्स देखे सेक्शन 6 के, और उसके बाद कोर्ट एक चीज़ बोलता है कि पूरे रिकॉर्ड में हमको एक चीज़ नहीं दिख पा रही है, और वो ये है कि क्या जो फादर को जो फ़ोन पे इंफॉर्मेशन जो दी गई वो क्राइम के कमीशन के साथ कंटेम्परेनियस थी, क्या वो इमीडिएटली आफ्टर कमीशन ऑफ क्राइम दी गई थी या नहीं, एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 6. तो कोर्ट को ये नहीं मिला था. तो कोर्ट ने बोला कि टू अ फैक्ट टू बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 6 देयर मस्ट बी रीजनेबल सर्टेनिटी that the speaker made the statement under the stress of excitement in respect of this transaction, and since that is not established by the prosecution, hence the accused person's father's statement to the father of the deceased on phone cannot be said to be the part of res gestae. और res gestae का पार्ट नहीं माने जाएंगे क्योंकि ये नहीं दिख रहा रिकॉर्ड पे कि ये स्टेटमेंट्स वर कंटेम्परेनियस विद द कमीशन ऑफ क्राइम एज टू फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. तो ये रिकॉर्ड पे नहीं दिखा, इट वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ रेस जस्टिस. पर ध्यान रखिएगा इस केस में कन्विक्शन हुआ था अक्यूज्ड का दूसरे एविडेंस पे. अब एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 11 एंड सेवरल अदर सेक्शंस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन बनाने में मदद करते हैं. ठीक है, so you need to be aware about this aspect as well. अब ज़रा मुझे रतन वर्सेस रेजिनम के एक रैशनल फार्मूला की बात करने दीजिए. वहाँ पे लॉर्ड विल्बरफोर्स ने एक बात बोली थी. ये बाय द वे वही केस है जिसमें डिसीज्ड वाइफ ने टेलीफोन किया था, गेट मी द पुलिस प्लीज, एंड बिफोर द ऑपरेटर कुड कनेक्ट द कॉल डिसकनेक्टेड एंड द वाइफ वॉज मर्डर्ड. ये वही वाला केस है, उसको रतन वर्सेस रेजिनम का भी केस कहा जाता है. एंड इट्स साइटेशन इज 1971 वॉल्यूम नंबर 1 वेल्स लॉ रिपोर्टर 801. लॉर्ड विल्बरफोर्स ने कहा क्या? लॉर्ड विल्बरफोर्स ने कहा द टेस्ट शुड नॉट बी एन अनसर्टेन वन वेदर द मेकिंग ऑफ द स्टेटमेंट वॉज इन सम सेंस द पार्ट ऑफ द इवेंट और द ट्रांजैक्शन. दिस मे ऑफन बी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश. सच एक्सटर्नल मैटर्स as the time which elapses between the events and speaking of the words and differences in location being relevant factor but not taken by themselves are a decisive criteria. तो मतलब ये words और time limit by itself decisive criteria नहीं होते. As regards to the statement made after the event, it must be for the judge to satisfy himself that the statement was so clearly made in the circumstances of spontaneity or involvement in the event that the possibility of concoction can be disregarded. मतलब कोर्ट कह रहा है कि
जजेस को ऐसा टाइम फ्रेम देखना है रेस जस्टे का कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्कॉक्शन है कि ये इवेंट मेड अप है वो एलिमिनेट हो जाए, और अगर उनको ऐसा टाइम फ्रेम मिल जाता है और ये देखा गया कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है स्ट्रेस ऑफ ट्रांजैक्शन में दिया गया एंड इट इज कंटेम्परेनियस विद द कमीशन ऑफ द क्राइम, देन द कोर्ट कैन एडमिट सच स्टेटमेंट अंडर रेस जस्टे. And then Lord Wilberforce continued, conversely, if he considers, he judge, he का मतलब judge, if he considers that the statement was made by the way of a narrative of a detached prior event, so that the speaker was disengaged from it as to be able to construe or adapt his account, then he should exclude it. ये लॉर्ड विल्बरफोर्स ने बोला था. तो जब उन्होंने ये स्टेटमेंट देने के बाद फैक्ट्स कंसिडर किए, देन लॉर्ड विल्बरफोर्स सेड देयर वाज एम्पल एविडेंस ऑफ द क्लोज एंड इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द स्टेटमेंट ascribed टू द डिसीज्ड and the shooting which occurred very shortly afterwards. They were closely associated in place and in time. The way in which the statement came to be made, that was a call to the police, and the tone of voice that was used showed instinctively that the statement was being forced from the deceased by an overwhelming pressure of contemporary event, and it carried its own stamp of spontaneity. And then the honorable judges used this evidence as a part of res geste and convicted the accused person. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि डॉक्ट्रिन हर जगह ऐसे ही काम कर रही है, इंग्लैंड में भी, इंडिया में भी. सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ. एक केस हुआ था, ये सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है. आप ध्यान रखिए, आपको केस याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ इलस्ट्रेशन है. अब इस केस में विटनेस ने स्टेट किया कि उसने गन फायर का साउंड सुना और दौड़ के उस स्पॉट पे गया, और फिर स्पॉट पे देखता है कि एक इंजर्ड पर्सन ग्राउंड पे गिरा पड़ा है, और उसने उससे पूछा कि किसने शॉट फायर किया. तो उसने बोला कि द शॉट वॉज फायर्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन, नाम लिया. सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी अभी मैंने बताया है आपको. तो उसमें द कोर्ट हेल्ड कि ये जो स्टेटमेंट है विटनेस का, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेस जस्टे. और इलस्ट्रेशन देता हूँ आपको. अब ये केस है चंद्रशेखरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का. अब इसमें क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंट एक विटनेस था, उसने कुछ साउंड सुने एक स्पॉट से जहाँ पे फादर ऑफ द डॉटर क्राइड आउट कि मेरी बेटी को मार दिया, मतलब बहुत तेज़ से वो चिल्लाया. तो इंडिपेंडेंट विटनेस उस स्पॉट पे गया. जब वो स्पॉट पे गया तो उसने देखा कि एक लड़की है और वो प्रोफ्यूसली ब्लीड कर रही है, और नाउ शी इज़ डेड एंड द फादर वॉज क्राइंग प्रोफ्यूसली. तो उसने पूछा कि किसने मारा, फादर से पूछा गया कि किसने मारा. तो इंडिपेंडेंट विटनेस को फादर ने बताया कि अक्यूज का उसने नाम लिया. ये स्टेटमेंट भी रेस जेस्टे का पार्ट माना गया. ठीक है. अब एक केस है विनोद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का केस है. अब इसमें क्या हुआ था, अक्यूज्ड strangulated the victim after committing rape on her and was apprehended while trying to run away, and then the accused person begged forgiveness from the people and pleaded it to be his first mistake. These facts were held to be relevant as forming part of the same transaction and also relevant under section 8 of the Indian Evidence Act. 6 में भी फॉल किया, 8 में भी फॉल किया. आई थिंक बचर वाला एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि देयर इज़ द बचर, जिसमें वो गन लेके जाता है. द मैन वॉज स्टैंडिंग विद अ गन इन हिज हैंड, और रूममेट उसको देख लेता है, और फिर एक्सक्लेमेशन होता है देयर इज़ द बचर, द नेम बाय विच ए वॉज नोन. ये जो मैंने अभी आपको इलस्ट्रेशन थोड़ी देर पहले ही दिया था, वो फोक्स स्टीफन लॉ डाइजेस्ट का दिया था. ठीक है, स्टीफन लॉ डाइजेस्ट से दिया था मैंने आपको. सिमिलरली एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ. ये है राधे श्याम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का. ये भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का ही है. अब इस केस में द वाइफ वॉज सेट अब्लेज बाय हर हस्बैंड एंड शी टोल्ड हर ब्रदर हु वॉज द विटनेस टू द ऑकरेंस दैट रन अवे, माई हस्बैंड हैज पुट फायर ऑन मी एंड ही विल नॉट लेट यू लिव एज वेल. देन these words were held to be forming a part of res geste and also relevant under section 7 of the Indian Evidence Act. अब एक चीज़ आप देख लीजिएगा
कि इन जितने भी मैंने इलस्ट्रेशन दिए इसमें जितनी भी सारी चीजें हैं, इट इज कंटेम्परेनियस विद द इवेंट while the maker of the statement is still under the stress of the transaction. समझ रहे हैं आप? तो तभी ये रजिस्टर में आ रहे हैं. अगर इन्हीं स्टेटमेंट्स में टाइम हो जाता है एम्बेलिशमेंट का तो वो रेलेवेंट, तो वो ना आते सेक्शन 6 में. वो हो सकता है सेक्शन 8 में रेलेवेंट हो जाते या किसी और सेक्शन में रेलेवेंट हो जाते, बट वो सेक्शन 6 में ना आते हैं, क्योंकि सेक्शन 6 के लिए कंटेम्परेनियस होना बहुत ज़रूरी है. स्टेटमेंट्स का कंटेम्परेनियस होना बहुत ज़रूरी है. अब देखिए, आपको मैं एक पॉइंट बताता हूँ जिसमें रेलेवेंट नहीं आएगा, सेक्शन 6 में नहीं फॉल करेगा. अब मान लीजिए किसी विटनेस को क्राइम के 10 दिन बाद इंजर्ड विटनेस बताता है, इंजर्ड पर्सन बताता है, जो विक्टिम है वो बताता है कि अक्यूज ने मुझे मारा. क्राइम कमिट होने के 10 दिन बाद, लेट अस सपोज स्टैब वुंड है, 10 दिन के बाद लेट अस सपोज 16th डे पे वो मर जाता है, तो अब चार्जशीट में 302 की चार्जशीट जाएगी. पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की गई थी, फिर 302 की जाएगी. तो अब इस सिचुएशन में जो स्टेटमेंट दिया गया है ना उनको, दूसरे विटनेस को, कि मुझे अक्यूज ने मारा, ये रेस जेस्टे में नहीं आएगा. ध्यान रखिएगा, डाइंग डिक्लेरेशन में ज़रूर जा सकता है पर रेस जेस्टे में नहीं आएगा. इट विल नॉट फॉल अंडर रेस जेस्टे, क्योंकि कंटेम्परेनियस विद द इवेंट नहीं है. तो ध्यान रखिएगा, रेस जेस्टे की डॉक्ट्रिन पे आप जब भी आंसर लिख रहे हैं तो आप कोई भी केस कोट कर सकते हैं जो अभी तक मैंने मेंशन किए. कुछ लोकस क्लासिकस है, आप सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ज़रूर कोट करिएगा, क्योंकि उसमें प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से दिए गए हैं. वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समराइज कर दिए थे. और रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और गेंटेला विजयवर्धन राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश भी रेफर किया था. ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट्स में, पर मैं एक बार फिर सुखार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल्स रीइटरेट कर देता हूँ. फर्स्ट, declarations either oral or written must relate to the act which is in issue or relevant thereto. The statements are not admissible merely because they accompany the act. Moreover, the declaration must relate to and explain the fact they accompany and not independent facts previous or subsequent thereto, unless such facts form the part of same transactions which is continuous. Secondly, declarations must be substantially contemporaneous with the facts and not merely the narrative of a past event. तो कंटेम्परेनियस फैक्ट होना चाहिए. ये देखिए, आपको ये वर्ड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये की वर्ड है. अगर आप अपने आंसर में ये वर्ड नहीं यूज़ करेंगे तो आपको नंबर नहीं देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो इस वर्ड को ढूंढ रहा होता है कि द declarations must be substantially contemporaneous. Third point is the declaration and acts may be by the same person or they can be by different persons. For example, the declaration of the victim, assailant and the bystanders can form the part of res gestae. Similarly, in a conspiracy riot, the declarations of all concerned in the common object are admissible. Fourth point is, though such statements are admissible to explain or corroborate or to understand the significance of the act, the declarations are not to be treated as truth of the matter by themselves. उनको भी थोड़ा प्रूव करने की ज़रूरत होती है. अब यही सुप्रीम कोर्ट्स के वर्ड्स को मैं थोड़े सिंपल भाषा में भी आपको बता दूं, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स नहीं समझ में आए तो सिंपल इंग्लिश में है कि स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियस utterances form the part of the transaction. For example, what the person states during the occurrence in respect of the occurrence itself. Secondly, statement must be contemporaneous with the fact. That is, statement must be made either during or immediately before or after its occurrence and should be of such nature that the event speaks for themselves and not what the people say when talking about the event. Past recitation नहीं होना चाहिए. And the words must be at least de recenti, मतलब recent होने चाहिए. Third, if the statement is made after the act is over and its maker has the time for reflection, deliberation or embellishment, or it's a mere narration of past event, then it is not relevant under section 6. ठीक है? The statement must be an explanation which is forced out of the witness by the emotion generated by the event.
Fourth point is the statement must be the statement of fact and it shouldn't be an opinion. इसका मैं illustration आपको दे चुका हूँ कि हमें लगता है कि इसने किया, ये लगने वाला पॉइंट नहीं है. यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, बाकायदा नाम होना चाहिए कि इसने किया, लगने वाली बात नहीं होनी चाहिए. ये ओपिनियन, देयर शुड बी नो रूम ऑफ ओपिनियन. तो ये आप पॉइंट कोट कर सकते हैं. अब हम जरा सेक्शन 7 की बात कर लेते हैं. फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और अफेक्ट ऑफ फैक्ट एंड इशू. अब सेक्शन 7 कहता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और अफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलिवेंट फैक्ट or fact and issue, or which constitute the state of thing under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant. तो सेक्शन 7 में क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं? ओकेजन, कॉज, अफेक्ट, आइदर इमीडिएट और अदरवाइज, जो रेलेवेंट फैक्ट है या फैक्ट एंड इशू से रिलेटेड है, और विच कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी. तो ये वर्ड्स मार्क कर लीजिएगा, ओकेजन, कॉज, अफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग्स एंड अपॉर्चुनिटी, जो आपको बेयर एक्ट में है. बेयर एक्ट में अपने ये सारे वर्ड्स मार्क कर लीजिएगा, इट इज एसेंशियल. इलस्ट्रेशन थोड़ा पढ़ देता हूँ, देन आई विल एलैबोरेट अ बिट ऑन इट. An illustration says A, the question is whether A robbed B. The fact that shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to a third person are relevant. अभी जो illustration A है ना, ये ओकेजन में रेलेवेंट हो रहा है, ओकेजन वाली हेडिंग में रेलेवेंट हो रहा है, और स्टेट ऑफ थिंग्स में भी रेलेवेंट हो रहा है. साथ में इस बात पे भी रेलेवेंट हो रहा है कि दीज सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑकरेंस ऑफ अ क्राइम जो अक्यूज ने कमिट किया होगा विक्टिम के खिलाफ. ठीक है भाई, मनी लेके जा रहे हो तो इसमें ओकेजन मिल गई, फेयर पे जा रहे हो, मेले में जा रहे हो मनी लेके, दैट इज एन ओकेजन. ठीक है, वहाँ पे बी ने मनी अपनी पोजीशन में कुछ लोगों को दिखाया, तो स्टेट ऑफ थिंग्स, साथ में अपॉर्चुनिटी फॉर ऑकरेंस भी हो गई क्योंकि पैसा लेके गए हो, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अक्यूज पर्सन. तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों में ये रेलेवेंट हो रहा है, उसी का इलस्ट्रेशन है. देन वी कम टू इलस्ट्रेशन बी. इलस्ट्रेशन बी सेज द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी. Marks on the grounds produced by the struggle at or near the place where the murder was committed are relevant fact. ये किसका illustration है? ये effect का illustration है कि भाई अगर कोई किसी को मर्डर कर रहा है तो विक्टिम थोड़ा तो स्ट्रगल करता है, उस स्ट्रगल की वजह से उस स्ट्रगल का इफेक्ट क्या होगा? उस स्ट्रगल का इफेक्ट है मार्क्स ऑन द ग्राउंड. तो ये इफेक्ट वाले पॉइंट में रेलेवेंट हो रहा है. देन आई कम टू illustration C. The question is whether A poisoned B. The state of B's health before the symptoms subscribed to the poison and habits of B known to A which afforded an opportunity for the administration of poison are relevant facts. अब जो हेल्थ है वो स्टेट ऑफ थिंग्स दिखा रही है कि जो बी की हेल्थ पॉइजन लेने से पहले थी और पॉइजन लेने के जो बाद हुई है वो स्टेट ऑफ थिंग्स के कैटेगरी के अंडर आती है, और जो लैटर पार्ट ऑफ द इलस्ट्रेशन है द हैबिट्स नोन टू बी, वो अपॉर्चुनिटी वाले पार्ट के अंडर आती है. सो आई थिंक दैट इज़ फेयरली क्लियर. तो अब सेक्शन 7 का प्रिंसिपल क्या है? अब इस पर ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी या केस लॉ नहीं है, इसका प्रिंसिपल क्या है? अब इसमें शॉर्ट नोट आता है सेक्शन 7 पे, तो ध्यान रखिएगा. और जब टेप रिकॉर्डिंग एविडेंस की बात कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा वो सेक्शन 7 में भी रेलेवेंट होता है अलॉन्ग विद अदर सेक्शंस एज वेल. तो इसका प्रिंसिपल है सेक्शन 7 का कि दिस सेक्शन एडमिट्स अ वेरी लार्ज क्लास ऑफ फैक्ट्स कनेक्टेड विद द फैक्ट्स इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स दो नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन. Facts which form part of the transactions are admissible under section 6. Evidence relating to collateral facts is admissible when such facts will, if established, establish reasonable presumption as to the matter in dispute and when such evidence is reasonably conclusive. The section provides for admission of several classes of facts which are connected with the transaction under inquiry in particular modes. That is, first, as being the occasion or cause of a fact, second, as being its effect, third, as giving opportunity for its occurrence, and fourth, as constituting the state of things under which they happened or which provided for an opportunity. अब देखिए, अब मैं ओकेजन पे पहले एक छोटी सी बात करता हूँ. देखिए इसमें सेक्शंस में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटे छोटे बस कंसेप्ट्स हैं जो आपको बताने हैं. अब ओकेजन की बात करते हैं.
evidence can always be given of the set of circumstances which constitute the occasion for happening of a principal fact or fact and issue. So let us imagine the fact is that deceased girl was alone in her cottage at the time of murder. वो relevant हो जाएगा as constituting an occasion under this section. वैसे ही illustration A में भी occasion की category में fall करता है, वो भी occasion की category में fall करेगा. Then we come to cause. Cause often explains that why a particular act was done. It helps the court to connect a person with the act. The act in question must have been done by the person who had the cause for it. For example, the fact that accused was in love with the deceased wife and that is why he murdered the husband, who is the deceased. That is the cause. The word cause is broader than the word motive. यहाँ पे word cause is broader than the word motive. Where, for example, soon after the election, the winning candidate is murdered, the election and somebody's defeat at it is the cause of murder, and beyond that cause, there might be no motive in it. कल जब मैं मोटिव पे आऊँगा तो मैं अच्छे से एलैबोरेट करूँगा कि मोटिव क्या होता है, क्योंकि वो अपने में थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. लेकिन अभी के लिए आप कॉज को लेके एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते सेक्शन 7 पे. उसमें बस आपसे यही पूछते हैं कि क्या क्या है सेक्शन 7 पर, एक शॉर्ट नोट लिख दीजिए. तो अगर आप सेक्शन ही लिख देंगे और इलस्ट्रेशन लिख देंगे तो आपका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. लेकिन मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि जो कॉज है ना, इन अ सर्टेन सेंस इट इज़ वाइडर देन मोटिव एंड ब्रॉडर देन मोटिव. तो अभी मैंने जैसे आपको एक एग्जांपल दिया कि विनिंग कैंडिडेट मार दिया जाता है, तो यहाँ पे कॉज क्या है उसको मारने का, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट जीत गया तो इसका मतलब जो दूसरा कैंडिडेट था वो हारा ना. तो हो सकता है दूसरे की जीत वॉज द कॉज दैट ही मर्डर्ड हिम. सिमिलरली ऐसे मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन कि कंपटीशन एग्ज़ाम में ए और बी दोनों प्रिपेयर कर रहे हैं, लेट अस सपोज आईएएस के लिए. ए का सिलेक्शन हो जाता है, बी का नहीं होता. बी मार देता है ए को. अब जब बी मार देता है ए को तो उसमें जिस कारण से उसने मारा है ए को, उसमें मोटिव ये नहीं है कि उसे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, या मोटिव ये नहीं है कि उसको मारने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा. उसमें सिर्फ एक ही बात है कि उसने ए को इसलिए मारा क्योंकि ए उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, है ना. सो इन दैट सिनेरियो दैट वुड बी द कॉज ऑफ, दैट वुड बी विद इन द कैटेगरी ऑफ कॉज. सिमिलरली इफेक्ट पे आते हैं. ध्यान रखिएगा, एक और बात मैं कॉज पे करना चाहूँगा कि कभी कभी होता है ना कि क्राइम में हो सकता है कोई मोटिव ना हो, बिना किसी मोटिव के क्राइम कमिट किया गया हो. तो ऐसी सिचुएशन में वो हो सकता है सेक्शन 8 में मोटिव के पॉइंट पे ना जाए, पर सेक्शन 7 में कॉज के पॉइंट पे चला जाए. अभी जो मैंने आपको आईएएस वाला एग्जांपल दिया कि दो लोग कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ए का सिलेक्शन होता है, बी का नहीं होता, बी नाराज़ हो जाता है और ए को मार देता है इस बात पे. तो यहाँ पे मोटिव थोड़ी ना है कोई. यहाँ पे बी, अगर आप मोटिव सोचें तो बी का क्या मोटिव हो सकता है. बी के पास ये तो मोटिव नहीं है कि भाई उसको मारने के बाद उसका सिलेक्शन हो जाएगा. इनफैक्ट अब उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होगा, वो जेल ही जाएगा, है ना. लेकिन कॉज ज़रूर बी के दिमाग में ये हो सकता है कि ए क्योंकि उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है इसलिए वो उसकी जान लेना चाहता है. तो कहीं कहीं ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे मोटिव ना हो पर कॉज ज़रूर होगा उसका. इट इज़ इन दैट सेंस दैट कॉज इज ब्रॉडर देन द वर्ड मोटिव अंडर एविडेंस एक्ट. देन इफेक्ट्स पे आते हैं. नाउ एवरी एक्ट लीव्स बिहाइंड सर्टेन इफेक्ट्स which not only record the happening of the act but also throw light upon the nature of the act. One of the important facts which connects a person with the acts in question is the marks of struggle, footprint at the scene of crime, fingerprints at the scene of crime, etc. ये सारी चीज़ें इफेक्ट्स होती हैं कि मतलब कोई आदमी कुछ चुराने आया है, अब उसने मान लीजिए एक ग्लास का कोई कपट छू लिया या टीवी को छू लिया, अब वहाँ पे उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए. तो जब वो चोरी करने आया था, जब वहाँ पे चल रहा था, तो जब वो चीज़ों को देख रहा था तो उसी ट्रांजैक्शन के दौरान उसने टीवी को हाथ लगाया, वहीं पे उसके फिंगर इम्प्रेशन आ गए. तो ये क्या है, ये इफेक्ट है. सिमिलरली जब कोई किसी को मार रहा होता है
और दूसरा व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है, डिसीज पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, तो स्ट्रगल के निशान होंगे ना ग्राउंड्स पे, इफेक्ट है वो। सिमिलरली मान लो कोई किसी को रूम में मारने आ रहा है, तो रूम में तोड़ फोड़ मची हुई है, तो ये क्या है? ये इफेक्ट है ना, जो रूम में जो तोड़ फोड़ मची, दैट इज द इफेक्ट। तो ये इफेक्ट की कैटेगरी में रेलेवेंट होगा। आपने देखा होगा कि कई आपने अगर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स या केस अगर पढ़े हों तो आपको पता होगा कि जब भी रॉबरी होती है, रॉबरी कमिट अकम्पनीड विद मर्डर, या मर्डर कमिट होता है रूम के अंदर, तो अगर विक्टिम फाइट बैक करता है तो ऐसी सिचुएशन में देयर आर सर्टेन मार्क्स ऑफ स्ट्रगल अराउंड द एरिया। तोड़ फोड़ होती है ना, कुछ चीज़ें गिरती हैं, कांच टूटता है अगर है तो आसपास, तो वहाँ से इफेक्ट दिखता है और वो रेलेवेंट हो जाता है। इट फॉर्म्स अ चेन इन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, चेन बन जाती है फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। इट फॉर्म्स अ लिंक इन द चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। देन आई कम टू ऑपर्चुनिटी। Often a person has to carve out for himself an opportunity to do an act in question. Now this may involve a break from normal routine of his life. Evidence of opportunity thus becomes important to show that the act must have been done by the person who had the opportunity to do it. For example, the fact that accused left his fellow workers at or about the time of murder under the pretense of going to a particular shop would be relevant under the heading of opportunity under section 7. अब देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ कि opportunity में ये आ रहा है और cause में ये आ रहा है और effect में ये आ रहा है, आपको इतना elaborate एग्जाम में नहीं करना, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपको सीधे बोलना है कि द फैक्ट इज रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7, ठीक है? ये तो मैं आपको चीज़ें समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देता हूँ। अब मान लीजिए ए और बी की दुश्मनी है। बी एक फैक्ट्री में काम करता है और यूजुअली उसकी जो फैक्ट्री आवर्स होते हैं वो 10 to 5 हैं। अब एक दिन जो है बी ए को मार देता है अराउंड लेटर सपोज 2 बजे, और यूजुअली वो क्या करता था, 2 बजे वो अपना बाकी अपने साथियों के साथ बैठ के लंच करता था। तो अब मैं आपको मर्डर थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे हुआ। अब बी उसके घर में गया, ठीक है, अपने ऑफिस वालों को अपने जो को वर्कर्स थे उनको बोल के गया कि मैं ज़रा कैंटीन तक जा रहा हूँ कुछ सामान लेने। लेटर सपोज ए का घर इतने पास में है कि लंच आवर्स के दौरान उसका मर्डर हो सकता है, आधे घंटे की दूरी पे है और आधे घंटे का लंच है। बी जो है अपने लंच करने की बजाय अपने को वर्कर्स को बताता है कि मैं ज़रा खाना लेने जा रहा हूँ कैंटीन तक, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अब आधे घंटे वो गायब रहता है। अब उस आधे घंटे में वो ए के घर जाता है, दरवाज़ा खोलता है, ए को पाता है और वहाँ पे झगड़ा शुरू कर देता है। झगड़े के दौरान ए जो है कुछ मुक्के मारता है उसके मुंह पे और अपने नाखून से नोच वोच लेता है। बी जो है अपने साथ वेपन लाता है और उसको मार देता है। अब इसमें 2 चीज़ें देखिए, अपॉर्चुनिटी कब मिली उसको, जब वो गया उसने मर्डर करने के लिए, जो अपना नॉर्मल रूटीन था उसे ब्रेक किया, लंच आवर्स में से मारने को गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये एस्टैब्लिश हो जाता है कि मर्डर 1:30 से 2:30 के बीच में हुआ है, और 1:30 से 2:30 के बीच में बी अपनी फैक्ट्री से गायब थे। अपॉर्चुनिटी में रेलेवेंट जो मुंह पे ब्रूजेस के निशान हैं बी के, जो ए ने स्ट्रगल के दौरान मारे और थोड़ा नोच वोच लिया, ये क्या है, ये किसका रेलेवेंसी है? ये इफेक्ट का रेलेवेंसी है। तो आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। एंड नाउ दैट इज हाउ दीज एविडेंसेस विल बी यूज्ड अगेंस्ट बी व्हाइल ही इज बीइंग ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ ए। नाउ लेट मी गिव यू एन एविडेंस ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स। So the fact which constitute the state of things under which they happened, or in the background of which the principal facts happened, are relevant. For example, the state of relations between the parties, the state of health of the deceased and his habits, they would be covered within this heading, the state of things under which they happened. अब मान लीजिए कि accused is prosecuted for killing his wife. अब वहाँ पे prosecution ये evidence देना चाहता है accused के खिलाफ कि accused जो थे इनकी वाइफ के साथ रिलेशन बहुत टाइम से अच्छा नहीं चल रहा था, बड़ा ख़राब चल रहा था।
अब ये जो बात है ये रेलेवेंट हो जाएगी सेक्शन 7 में अंडर द हेडिंग ऑफ स्टेट ऑफ थिंग्स। सिमिलरली अगर प्रोसिक्यूशन ये बताता है कि वाइफ और अक्यूज्ड के बीच में झगड़ा हो रहा था क्योंकि अक्यूज्ड का अफेयर था एक दूसरी औरत के साथ, देन अगेन व्हाट वुड हैपन, दिस वुड ऑल्सो बिकम रेलेवेंट अंडर द स्टेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये थोड़ा काफ़ी वाइड क्लॉज है, इस बात को लेके अवेयर रहिएगा। और ध्यान रखिए ये जो मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको एग्जाम में इस तरीके से नहीं लिखना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको ये नहीं बताना कौन सा फैक्ट किस हेडिंग में जा रहा है, आपको बस इतना बताना है ये फैक्ट सेक्शन 7 में रेलेवेंट है। ठीक है, इतना बताना होता है। डीजीएस में भी इतना ही बताना होता है, वहाँ पे आप ये नहीं बताते कि कहाँ पे ओकेजन में रेलेवेंट है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी में रेलेवेंट है, कहाँ पे स्टेट ऑफ थिंग्स में रेलेवेंट है। हाँ, अगर आप कंसेप्ट ऐसे बता पाएँ तो बहुत अच्छा है, अच्छे नंबर मिलेंगे ये। लेकिन अगर आप नहीं भी बता पाते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो दैट इज़ इट एज़ फार एज सेक्शन 7 इज़ कंसर्न। इसमें कंसेप्चुअल चीज़ें ही ज़्यादा हैं, इसका कोई एलैबोरेटेड नुआंस ज़्यादा नहीं है। बस अगर आपको सेक्शन समझ में आ गया तो दैट इज़ एनफ। बाकी इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका एम्बिट बहुत ज़्यादा है, ये कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं है। इट इज़ एट वाइज इट इज़ दिस सेक्शन इज़ एज वाइड एज द ओशन बट विद डेप्थ ऑफ अ पडल। इसमें डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, पर ये वाइड बहुत है अपनी एम्बिट में। तो आप अगर सेक्शन समझ रहे हैं देन दैट इज़ वेरी गुड एंड आई एक्सप्लेन्ड यू द कंसेप्ट। अगर आपको ना समझ में आए यू कैन ऑलवेज आस्क मी अबाउट इट इवन इन ग्रेटर डिटेल। आपको कुछ पर्सनल इलस्ट्रेशन दे के समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आया है तो। अगर इतने से ही अगर आपको समझ में आ गया देन दैट इज़ इनफ। एग्ज़ाम के लिए क्या करना है आपको, एग्ज़ाम में सेक्शन 7 एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, आपको 5 पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या मेंशन करेंगे। फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज ऑफ अफेक्ट of relevant facts or fact in issue or which constitute the state of thing under which they happened or afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। इतना बताना है और फिर इलस्ट्रेशन दे देना है, शॉर्ट नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 7 में ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है। प्रैक्टिकल या अप्लाइड क्वेश्चन में डील कर रहे हैं तो आपको फैक्ट्स पूरे पढ़ के देखना है कि क्या चीज़ कहाँ फॉल कर रही है, कहाँ रेलिवेंट है। तो सेक्शन 7 में आपको काफ़ी चीज़ें देखेंगे जो वहाँ पर रेलिवेंट हो रही हैं, तो फैक्ट और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से डिटरमाइन होगा। So I think that would be it for today. I'll see you tomorrow. ठीक है।